लीगेसी, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आदमी है, ठीक है, इसकी एक लीगेसी है। लीगेसी है मत होने का मतलब सीधी सी बात है कि इसके पास क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका आर्टिस्टिक वर्क है, इसकी गुडविल है। अब इसके मरने के बाद ये इनके वारिसों को मिलती है, नहीं इनके सक्सेसर को मिलती है, ठीक है। तो ये जो लीगेसी ट्रांसफर होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर, कब? जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, उसे बोलते हैं बिक्वेस्ट। सक्सेशन जो होता है ना, सक्सेशन और बिक्वेस्ट लगभग एक जैसी चीज है, ठीक है, लेकिन सक्सेशन जो है ना बहुत सारे लॉज में मृत्यु के पहले भी डिसाइड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हिंदू लॉ में देखा जाए तो हिंदू लॉ में अगर फादर है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो जो उसका सक्सेसर होगा उसका अगर वो पैदा हो चुका है तो उसका इस प्रॉपर्टी पर राइट अपने आप आ जाता है, ठीक है। ये फिर ये फादर जो है, इस मिताक्षरा और दयाभाग दोनों में अलग अलग है। मिताक्षरा बोलता है कि इस प्रॉपर्टी में इसका डायरेक्ट राइट नहीं आएगा, दयाभाग बोलता है डायरेक्ट राइट आ जाएगा। लेकिन बिक्वेस्ट जो होता है ना, बिक्वेस्ट सिंपल सी बात करता है कि देखो सक्सेशनशिप तो मिलेगी, लीगेसी तो मिलेगी, लेकिन कब? आफ्टर डेथ, जब ये मरेगा तब। समझ गए बिक्वेस्ट? ठीक है। बिक्वेस्ट मतलब लेगेसी। हाँ लीगेसी अपन बोलते हैं ना कि अरे भैया क्या बोलते हैं उसको, कौन सा कपूर था वो, संजय राजीव, रणबीर कपूर का बाप कौन था? ऋषि कपूर। जो ऋषि कपूर को तो रणबीर कपूर को तो ऋषि कपूर की लीगेसी मिली। लीगेसी मतलब उसके नाम की वजह से उसको काम मिलता है, उसका स्टूडियो उसको मिला हुआ है, उसको प्रोडक्शन हाउस उसको मिला हुआ है, ठीक है, उसको मान सम्मान मिला हुआ है, ये सब क्या लीगेसी कहलाती है। जैसे कि मान लो तुम मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो जैसे अगर मेरे बाद तुम्हें लीगेसी मिलेगी, अरे ये तो हरीश सर से पढ़ा है, क्या ही खतरनाक आदमी होगा, तो इस तरह से। ऐसा कुछ नहीं है ना, भरोसे में मत रहना। नहीं, हम तो भरोसे में ही है। कुछ नहीं देने वाला मैं। Understanding this principle is essential to grasp how testamentary power are balanced with the right of the heirs in the Muslim succession. अब ये प्रिंसिपल समझने क्यों जरूरी है, इन्होंने ऐसा बोला है कि देखो यही प्रिंसिपल जैसे बिक्वेस्ट हुआ, विल हुआ, यही आपको बताते हैं कि कैसा टेस्टामेंट्री पावर जो होते हैं, टेस्टामेंट्री पावर यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के पावर अकॉर्डिंग टू फैमिली सक्सेशंस, कैसे बैलेंस किए जाते हैं बिटवीन द राइट ऑफ द हायर्स इन मुस्लिम सक्सेशन लॉ। यानी कि मुस्लिम सक्सेशन लॉ में जो हायर्स होते हैं, हायर्स मतलब वो वारिस जो होते हैं, उनके राइट को बैलेंस करने के लिए प्रिंसिपल अपन को पढ़ने पड़ते हैं। जैसे विल का प्रिंसिपल पढ़ना है, बिक्वेस्ट का प्रिंसिपल पढ़ना है। अब इन्होंने बिक्वेस्ट भी 3 तरह के बताए हैं। एक होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब ये, मतलब या तो ये या तो ये, मतलब दोनों में से कोई एक। कंटीजेंट मतलब एक फ्यूचर टाइम के बाद मिलने वाला, और कंडीशनल बिक्वेस्ट मतलब किसी कंडीशन पूरी होने पे मिलने वाला बिक्वेस्ट। तो ये 3 अलग अलग तरह के बिक्वेस्ट है, आपको देखने को मिलेंगे इसे आगे। चलो सेकंड इन्होंने बताया अपन को विल का मीनिंग, ठीक है। इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, इसको हाईलाइट कर दूं क्या? देखा हाईलाइटर भी अपने पास। मानते हो मानते हो टेक्नोलॉजी, इसरो से डायरेक्ट सीखा है मैंने, इसरो से डायरेक्ट। चलो मुस्लिम लोगों में मीनिंग क्या है काय का? विल का। तो विल का मीनिंग वही है, विल इज अ वसीयत, इज अ वे फॉर अ पर्सन टू डिसाइड हु विल गेट अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ। मतलब एक विल एक ऐसी तरीका है, ऐसा रास्ता है जो आपको बताता है कि आप डिसाइड कर सको कि आपकी डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। टू मेक अ वैलिड विल अ पर्सन मस्ट बी मुस्लिम। सीधी सी बात है, सबसे पहला एलिमेंट क्या मिल गया अपन को विल का, कि सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? मुस्लिम होना चाहिए। मुस्लिम लोग के अंडर अगर विल बना रहा तो ही मस्ट बी साउंड माइंड। दूसरा क्या मिल गया अपन को, वो व्यक्ति जो विल बना रहा है वो क्या होना चाहिए? साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि उसके दिमाग में साउंड बजना चाहिए। एंड मस्ट नॉट फोर्स बाय एनीवन, यानी कि वॉलंटरली होना चाहिए। वॉलंटरली का मतलब क्या होता है? विदाउट फोर्स, अपनी मर्जी से होना चाहिए, दबाव दे के नहीं। द प्रॉपर्टी एंड द पर्सन रिसीविंग इट मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड, ठीक है। प्रॉपर्टी जो होगी आपकी वो मेंशन होनी चाहिए कि भैया कौन सी प्रॉपर्टी, कितना हिस्सा आप किसको दे रहे हो, वो सब चीजें आपको क्लियरली मेंशन करनी पड़ेगी। तो मुस्लिम कैन ओनली गिव अ वे
1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द विल विदाउट नीडिंग अ heirs परमिशन। वही वाली बात है कि वो लीगल heirs की कंसेंट के बिना प्रॉपर्टी का 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो विल के थ्रू ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इफ दे वांट टू गिव मोर, अगर उसको ज्यादा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो सबसे पहले उसको जो हायर्स है उनको एग्रीमेंट उनके साथ एग्री करना पड़ेगा, उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। लीगल हायर्स अगर एग्री हो जाते हैं तो फिर वो 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर सकता है। और मुस्लिम कैन चेंज और कैंसिल देयर विल एट एनी टाइम बिफोर डेथ, यानी कि वो रिवोकेबल होती है, जो अपन ने अभी पढ़ा कि वो डेथ के पहले कभी भी विल को चेंज कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। देयर आर आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ बिक्वेस्ट अलग अलग तरीके होते हैं, वो जो अल्टरनेट, कॉन्टिजेंट और कंडीशनल, ये डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिचुएशन ऑफ द कंडीशन। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन और उस पर करें। अब देखो कितनी बढ़िया बात बोलते हैं अपन, यहीं से पढ़ते हैं दोनों को एक साथ। मीनिंग और डेफिनेशन। अ विल इज अ वसीयत, ठीक है, अंडर द मुस्लिम लॉ इज अ टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन वेयर बाय अ मुस्लिम बीइंग ऑफ साउंड माइंड और एक्टिंग वॉलंटरी डायरेक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द एस्टेट टू डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी अपॉन द डेथ। वाह यार, मतलब अच्छा लिखा है, मतलब लैंग्वेज चेंज कर दी है। ये वाला ज्यादा अच्छा है, मतलब अगर याद हो जाए तो कितना टेक्निकल लग रहा है वो। समझ में आ गया ये कि विल में क्या होता है मुस्लिम लोग के अंदर, एक टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। टेस्टामेंट्री मतलब अपने बाद आने वाली प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, टेस्टामेंट्री। जिसमें क्या होता है, मुस्लिम एक साउंड माइंड होता है और वॉलंटरी, यानी कि बिना किसी फोर्स में काम करता है। क्या करता है, डायरेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्शन, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी का पोर्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसमें, बेनिफिशियरीज मतलब वही किसको देना चाहता है वो प्रॉपर्टी, वो उसके बेनिफिशियरीज होंगे अपॉन डेथ, यानी कि डेथ के बाद। लैंग्वेज चेंज है पर अच्छा लिखा। The testamentary capacity is limited to the 1/3 of the share without the express consent, ठीक है, सेम चीज। A will remain inherited by revocability during the lifetime, यानी लाइफ टाइम के लिए वो रिवोकेबल रहेगी, मृत्यु होने के बाद ही एग्जीक्यूट होती है, जब तक जिंदा जब तक रिवोकेबल है। ठीक है, ये जो लिखा है ना पोस्ट ह्यूमसली, इसको बोलते हैं मृत्यु के उपरांत। ये वर्ड तुमने पता कहाँ सुना होगा? कहाँ? भारत सरकार किसी को पद्मश्री देती है? सुना ही नहीं है। पद्मश्री अवार्ड नहीं पता तुमको? हाँ वो पता है। पद्मश्री तो वही तो बोला, जब किसी को पद्मश्री अवार्ड मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, उसके बाद भारत रत्न मिलता है, उसके बाद वो छोड़ो इंटरनेशनल लेवल पे नोबेल प्राइज मिलता है, पता है ये सब? तो ये जब किसी व्यक्ति को उसके मरने के बाद मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, पोस्टह्यूमसली। पोस्टह्यूमसली अवार्ड, यानी कि मृत्यु के उपरांत मिलने वाला अवार्ड। चलो छोड़ो। मुस्लिम jurisprudence also clarifies bequest into alternate, contingent and conditional categories based on the various, ठीक है, वो वही चीज है, bequest तीन तरह के होते हैं, तो ये कहाँ बताएंगे वो अपन का इंतजार रहेगा। Essential of the valid will under the Muslim law, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विल में। अगर तुम मीनिंग डेफिनेशन के बाद सीधा ये पॉइंट लिख दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि यही लिखना है। सबसे बढ़िया है कि इंट्रोडक्शन लिखो नॉर्मल, उसके बाद मीनिंग और डेफिनेशन एक ही पॉइंट में लिख दो, जिसमें जो जो अपन को लैंग्वेज इजी लगे वो सीधा तीसरा पॉइंट आ जाना चाहिए अपना, एसेंशियल ऑफ द वैलिड। ठीक है, कि क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले कैपेसिटी होना चाहिए, कैपेसिटी और टेस्टेटर। टेस्टेटर मतलब देखो अपन ने बार बार बोल रहे हैं कि विल क्या है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, तो उसको जो बनाता है वो कौन होता है, टेस्टेटर। समझ गए? तो जो टेस्टेटर होता है, टेस्टेटर क्या होना चाहिए, टेस्टर पता है तुमको? टेस्टर पता है? हाँ। क्या होता है? किस वे में बोल रहे हो, मतलब कौन सा टेस्टेटर? तुम बताओ कौन सा? वो पानी फिंचेस वाला टेस्टेटर। ये होता है ना जिसमें पीछे लाइट जलती है। तो ये मुस्लिम नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो तुम पहले किसी टेस्टर को टेस्टर बोल दो, बोले भैया आपने बिल में नहीं, आप टेस्टर हो, आपकी लाइट का जल रही बताओ। वो बता भी देगा। कट गई है। भैया मेरे तो बचपन में बिजली कट गई थी, तार काट दिए थे, खाली में बैठा हूँ। इलेक्ट्रिक टेस्टर। चलो बढ़िया, क्या बातें करते हो यार अर्श यार तुम मुझसे यार, जी यार। एक
इतना बढ़िया साधारण आदमी तुमको पढ़ाना चाहता है बहुत अच्छे से, तुम मजे लेने लग जाते हो। अभी लाइट का वाले कट गई वाह। मुस्लिम परिचित को बोल मत देना ऐसा। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। मेरे दिमाग में यहाँ पे जोक आते ही जाते हैं, एक के बाद बंद ही नहीं होते हो। ठीक है, जो टेस्टेटर होता है मस्ट बी मुस्लिम होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और अटेंड द एज ऑफ द मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी की एज के ऊपर होना चाहिए। मेजोरिटी की एज आपको पता है 18 साल से ऊपर होती है। ठीक है, तो जो व्यक्ति मुस्लिम होगा, साउंड माइंड होगा, अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी अगर वो फुलफिल कर लेता है तो वो प्रॉपर कर सकता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर बाय विल। उसके बाद फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब जो व्यक्ति विल बना रहा है वो वॉलंटरी होना चाहिए, बिना किसी कोर्सन के, फ्रॉड के और अंडर इन्फ्लुएंस के। ठीक है, कोर्सन, फ्रॉड और अंडर इन्फ्लुएंस का मीनिंग तुमको पता ही होगा, मुझे ऐसा लगता है कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा ना। हाँ, है ना। चलो, क्लियर इंटेंशन, देयर मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट इंटेंशन टू बिक्वेस्ट प्रॉपर्टी आफ्टर बिक्वेस्ट। ठीक है, आफ्टर डेथ, सॉरी। यहाँ पे क्या इंटेंशन ही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है वो उसका आफ्टर डेथ जो होगा वो बिक्वेस्ट के फॉर्म में जाएगा, यानी कि लीगेसी के फॉर्म में किसी के पास जाएगा। ये क्लियर इंटेंशन आपकी विल में दिखना चाहिए, भैया मेरी मृत्यु के उपरांत मेरी प्रॉपर्टी का इतना इतना हिस्सा इस व्यक्ति को मिलेगा। ऐसा आपको क्लियर, ऐसा नहीं घुमा फिरा के। लीगलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लीगल होना चाहिए, मतलब लॉफुल प्रॉपर्टी होना चाहिए और कैपेबल ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। क्योंकि क्या होता है कि आप सपोज मान लो इलीगल प्रॉपर्टी जिसपे आपने ना कोई आपके कागज है, कोई कब्जा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, वो नहीं कर सकते। साथ में मुस्लिम लॉ में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जिसमें बताया होगा कि क्या क्या प्रॉपर्टी आप विल के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, कॉम्पिटेंस ऑफ द लीगेटी। लीगेटी का कॉम्पिटेंस मतलब जिस व्यक्ति को आप विल से प्रॉपर्टी दे रहे हो, यानी कि प्राप्त करता। ठीक है, वो व्यक्ति भी क्या होना चाहिए, बेनिफिशियरी, वो लीगली कैपेबल होना चाहिए ऑफ एक्सेप्टिंग बिक्वेस्ट, यानी कि उसके पास प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करने का आफ्टर डेथ वो भी लीगली कैपेबल होना चाहिए। जैसे अपने अपने हिंदू लोगों में भी अपन ये चीज देखते हैं कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को अपन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो वो एक कैपेबल बंदा होना चाहिए, जो विल जिसको दे रहे हैं। साउंड माइंड होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी का होना चाहिए, कैपेबल टू होल्ड द प्रॉपर्टी होना चाहिए, सब चीजें होना चाहिए। तो इसमें भी होना चाहिए मुस्लिम लोगों में भी। लिमिटेशन ऑन रिक्वेस्टेबल प्रॉपर्टी, अब इसमें लिमिटेशन वही है कि जो 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी है वो आप विदाउट कंसेंट दे सकते हो, और बाकी आपको देना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा आपके हेयर्स का। ठीक है, रिवोकेबिलिटी आपको पता ही है कि जब तक वो आदमी टेस्टेटर जो है वो जिंदा है तब तक वो अपनी प्रॉपर्टी को रिवोक कर सकता है, यानी कि वापस से ले सकता है, चेंज कर सकता है। मतलब जब तक टेस्टर में लाइट जल रही है तब तक वो प्रॉपर्टी रिवोक कर सकता है। ठीक है, एक बार उसकी लाइट बुझी फिर वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। इफेक्टिवनेस, अब विल टेक्स अफेक्ट ओनली आफ्टर डेथ ऑफ द टेस्टेटर, यानी कि सीधी सी बात है कि विल कब इफेक्टिव होएगी, कब इन्फोर्स होएगी, जब जो टेस्टेटर है उसकी डेथ हो जाती है। बढ़िया, ये 8 पॉइंट सच में बहुत अच्छे लिखे इन्होंने, इसको आप बहुत अच्छे से मतलब रट लो। क्या क्या होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ द टेस्टेटर होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, क्लियर इंटेंशन होना चाहिए, लीगलिटी ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, कॉम्पिटेंस ऑफ द लीगलिटी होना चाहिए, लिमिटेशन ऑन द बिक्वेस्टेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, रिवोकेबिलिटी होना चाहिए और इफेक्टिवनेस होना चाहिए। समझ गए? यस सर। एक बात बताओ, मैं इतना तेज तेज बोलता हूँ, तुमको समझ में आता है? स्पीड में बोलता हूँ तो? हाँ, पहले से पढ़ के बैठ जाता हूँ। अच्छा, ऐसा। क्योंकि क्या कि अभी एक दो नए बच्चे मुझसे जुड़े थे, वो बीएनएस मुझसे पढ़ रहे थे, तो मैंने एकदम पढ़ाया, तो मैं मेरी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, वो तो घबरा गए, बोले कि उन्होंने तो सीधा माइक वाइक ऑन करके चिल्ला रहे, सर 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 हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारा तो बस निकल गया सर, प्लीज आराम से पढ़ाओ। नहीं, और मैंने कहा मैं तो नॉर्मल पढ़ाता हूँ यार, 2-3 कोचिंग बच्चों को, उनको बढ़िया समझ में आता है। बोले नहीं सर हमको नहीं आ रहा, तो आराम आराम से पढ़ाओ। तो मेरे को लगा पता नहीं यार मैं शायद ज्यादा तेज बोलता हूँ, मैंने कहा पूछूंगा यार मैं तुम लोगों से। चलो, फिर मेरे को भी एक चीज लगी कि शायद मैं तेज पढ़ाता हूँ इसलिए ऐसा होता है कि मैं आगे का पढ़ाता हूँ और तुम पीछे का पढ़ते रह जाते हो। ये मेरे को भी थोड़ी सी लगी कि मैं, हो सकता है कि शायद मैं ज्यादा तेज आगे निकल जाता हूँ। हाँ, ये कभी कभी होता है। क्या? हाँ, ये कभी कभी होता है सब। तो बोल दिया करो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे सर, उस समय थोड़ा समझ नहीं आता, फिर आप आगे ही निकल जाते हो। ये तो बोल दिया करो कि सर आप थोड़ा तेज पढ़ा रहे हो, प्लीज धीरे पढ़ाओ, या तेज मत चलो, ऐसा करके। चलो, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मुस्लिम टेस्टामेंट्री पावर। जो टेस्टामेंट्री पावर है, टेस्टामेंट्री पावर मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के आफ्टर डेथ जो पावर है किसी व्यक्ति के पास,
उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, मतलब वो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या क्या नहीं कर सकता। ठीक है, क्या क्या नहीं करेगा वो अपन को देखना है। वन थर्ड रूल अपन को पता ही है कि अगर मान लो आपको वन थर्ड प्रॉपर्टी काटनी है विल के थ्रू ट्रांसफर, तो आपको लीगल एज की कंसर्न की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज्यादा ट्रांसफर करनी है तो आपको लीगल एज की जो कंसर्न है वो लेना पड़ेगी। इससे क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टेट यानी कि जो प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा है वो जो शेयर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इनहेरिटेंस यानी कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से अपने हेयर्स में बढ़ जाते हैं। खाली वन थर्ड आप ट्रांसफर कर सकते हो बाई विल के थ्रू, बाकी जो बचता है वो पूरा आप किसके थ्रू करोगे, इस्लामिक लॉ के हिसाब से। कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडिंग वन थर्ड यानी कि आपको एक वन थर्ड से ज्यादा एक्सीड वन थर्ड स्टेट अगर ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो लीगल हायर्स होते हैं आपके हायर्स होते हैं वो आपको कंसेंट देंगे आफ्टर डेटेड डेट। विदाउट हिज कंसेंट द एक्सेस पोर्शन इज नॉट इन्फोर्सेबल। अगर उन्होंने कंसेंट नहीं दी तो भले ही उसने एक्सेस पोर्शन में विल बना दी हो लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं होगी, कभी भी इफेक्ट नहीं हो पाएगी। समझ गए? सर अगर चार चार भाई है और फिर उसने ऐसे वन थर्ड से ही देना है तो फिर कैसे? मतलब एक एक पिता के चार भाई हैं, वो नहीं, एक पिता के चार बेटे हैं, तो फिर ऐसे वन थर्ड रूल से बांटनी है प्रॉपर्टी, तो फिर कैसे? वन थर्ड रूल का मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो इसका तीन जो हिस्सों वन में। थर्ड हिस्सा है वो इनकी कंसेंट के बिना विदाउट कंसेंट किसी को भी दे सकता है, चाहे इन चारों में से किसी को दे या किसी नए आदमी को दे दे। हाँ वो फिर अगर चार भाई है तो? चार भाई है तो मतलब क्या? नहीं तो फिर कैसे बटेगी, मतलब फिर तो वन फोर्थ होएगा ना। प्रॉपर्टी का वन थर्ड की बात हो रही है, इनकी वन थर्ड की बात थोड़ी हो रही है। हाँ प्रॉपर्टी का वन थर्ड हुआ तो तीन भाई है, तो अगर अगर चार भाई है तो चार पांच भाई है तो ये जो वन थर्ड का क्या होगा वो पूछ रहे हो क्या? हाँ। वन थर्ड तो ये आदमी अपने विल से देगा ना। वन थर्ड तो मतलब फादर अपनी विल से देगा कि भैया ये जो वन थर्ड प्रॉपर्टी है मैं पूरी इसके नाम करता हूँ, ये फर्स्ट वाले के नाम पे। ये तीनों कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, वन थर्ड के लिए। वन थर्ड तो ये आदमी चाहे जिसको दे दे, भले बोले कि मेरी फ्रेंड है उसको दूंगा मैं। तो वन थर्ड तो ये मतलब जैसे तीन हिस्सों में बांट दी ना। हाँ, प्रॉपर्टी को पहले आप जैसे सपोज 100% प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसको तीन हिस्सों में बांट दी। ये वन थर्ड, ये हाफ और ये इतना वन थर्ड। तो जो इतनी इतनी प्रॉपर्टी है वो आप किसी को भी अपनी मर्जी से दे सकते हो, लेकिन जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टी है बड़ा हिस्सा जो है वो आपको इनको अकॉर्डिंग टू लॉ ही बटेगा, वो इन लोगों में। समझ गए? मतलब वन थर्ड के लिए इन लोगों का कोई राइट नहीं है। वन थर्ड के लिए तो खाली इसकी बात हो रही है कि वो जिसको चाहे किसी को दे दे, अपने बेटे में से किसी को पूरी दे दे या अपने बेटों में आधी आधी बांट दे या किसी तीसरे आदमी को दे दे, वो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? लेकिन जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टी वन थर्ड के अलावा, जो बची हुई प्रॉपर्टी वन थर्ड के अलावा प्रॉपर्टी कितनी बचती है? 33% अगर बांट दोगे तो कितनी बचेगी? 33। आओ है और क्या बताओ? बोलो बोलो। 67 बचेगी। हाँ। अच्छा, क्या वन थर्ड नहीं, अगर वन थर्ड बांट दी तो कितनी बचेगी? कितनी बचेगी बताओ? 67 प्लस 33 करो, कितने हो गए? हो गई 100। तो 61 बचेगी ना मेरे भाई। हाँ। 67% जो प्रॉपर्टी है वो अब इन लोगों में अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ पड़ी आएगी। ये जो चार भाई है इनका उस वन थर्ड में कोई राइट नहीं रहेगा अगर फादर किसी को विल से देना चाहता है तो। ठीक है। अपन को वन थर्ड से जो पर्सन है उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। वन थर्ड खाली प्रॉपर्टी का हिस्से की बात हो रही है, पर्सन की बात नहीं हो रही है। चलो, प्रोटेक्शन ऑफ द हेयर्स राइट। अब हेयर्स राइट का यानी कि जो लीगल हेयर्स है उनके प्रॉपर्टी के क्या प्रोटेक्शन रहेगा? टेस्टेटर कैन नॉट यूज द विल टू डिप्राइव द लॉफुल हेयर्स ऑफ देयर राइटफुल इनहेरिटेंस। यानी कि जो देखो लीगल हेयर्स जितने भी होते हैं, लॉफुल हेयर्स होते हैं, इनका राइटफुल इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस मतलब जो अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है शुरू से, तो उससे डिप्राइव नहीं किया जा सकता बाय टेस्टेटर। यानी कि विल बना के कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरी जो पूरी संपत्ति जो मुझे पैतृक रूप से मिली है वो मैं
फलाना फलाना लोगों में बांट देता हूँ या दान कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे आपके जो लॉफुल हायर्स है, आपके भाई, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, उनका अधिकार आ चुका है, तो आप उनकी पूरी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते। 1/3 का आपको राइट दिया, आपको देना हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। यस और सर। इस्लामिक लॉ में जो राइटफुल इनहेरिटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? फरेड। क्या? फराइड बोल लो, फराइड बोल लो, फरेड बोल लो, फरीद बोल लो, कुछ ही बोल लो। रेट क्या? फरेड मतलब ये राइटफुल इनहेरिटेंस। अपनी जो राइट होता है ना प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति को पाने का, उसे बोलते हैं राइटफुल इनहेरिटेंस, इनकी इनहेरिटेंस राइट। ठीक है। ठीक है। विल कैन नॉट ओवरराइड द फिक्स्ड शेयर डेजिग्नेटेड फॉर हायर्स। अब जो विल होता है वो कभी भी जो फिक्स्ड शेयर होते हैं लीगल हायर्स के, उनको ओवरराइड नहीं कर सकता, मतलब उनसे ऊपर नहीं आ सकता। क्योंकि सीधी सी बात है कि मुस्लिम लॉ में अगर बोला गया है कि आप एक हायर्स को, लीगल हायर्स को इतनी प्रॉपर्टी का शेयर मिलता है, तो वो मिलेगा ही मिलेगा। उससे ज्यादा, उससे कम आप विल के थ्रू नहीं दे सकते, या विल के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी का राइट का आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। समझ गए? यस सर। प्रॉपर्टी बिक्वेटेड मस्ट बी लॉफुल। जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हो वो कैसी होनी चाहिए? हलाल होनी चाहिए। ठीक है। हलाल मतलब होता है लॉफुल, सही, अंडर द मुस्लिम लॉ। एनी बिक्वेट इन्वॉल्विंग प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टी इज अल्कोहल और यूजरी इज इनवैलिड। यानी कि अगर मान लो कोई प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टी है जिसको आप हराम बोलते हो, उसको आप विल के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझ गए? जैसे कि अल्कोहल हुआ, यूजरी हुआ, ये सब चीजें। प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टी मतलब किसे? प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टी जैसे कि जो प्रॉपर्टी प्रोहिबिटेड बाय लॉ होती है। प्रोहिबिटेड बाय लॉ मतलब कानून ने मना कर रखा है, इस्लामिक लॉ में, या इस्लाम के कुरान वगैरह में मना कर रखा है कि आप इन प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते विल के थ्रू। और तो आप नहीं करोगे। विल टेक्स इफेक्ट आफ्टर डेथ। विल का भी इफेक्ट होती है आफ्टर डेथ, तो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है। एनी अल्टरेशन in the property during the testator lifetime such as selling or gifting will impact the will's validity। मतलब सीधी सी बात है कि अगर मान लो जो लाइफ टाइम है, टेस्टेटर जब तक जिंदा है तब तक अगर आप उस प्रॉपर्टी में कुछ भी अल्टरेशन करते हो, अल्टरेशन मतलब उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा आपने बेच दिया है या कुछ गिफ्ट कर दिया है, तो उससे जो विल आपने बनाई है उसकी वैलिडिटी इम्पैक्ट हो जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, आपने बोला कि मैं इतनी इतनी जमीन विल के थ्रू ए नाम के आदमी को दूंगा, पर आपको लगा कि चलो अभी मेरे को पैसे की जरूरत है, तो आपने उस प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा बेच दिया। अब ए को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी वो इम्पैक्ट हो जाएगी। ये तो बोलेगा कि भैया मेरे नाम पे तो पूरी विल है, फिर वो बोलेगा कि नहीं, टेस्टर जब जिंदा था तब उसने इस प्रॉपर्टी का हिस्सा इतना हिस्सा बेच दिया, तो तुम्हारे नाम पे खाली इतनी इतनी बची है, तो उससे विल डिस्प्यूटेड हो सकती है। समझ गए? ठीक है सर। 6 बोलता है नो बिक्वेस्ट और डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन। मुस्लिम कैन नॉट यूज द विल टू सेटल डेब्ट्स। यानी कि विल बनाकर वो अपने जो डेट होते हैं, अपने जो उधार होते हैं, उनको सेटल नहीं कर सकता। समझ गए? कैसे? समझ गए ना? कैसे कैसे? फिर से बताओ ऐसा। हाँ। अरे जैसे कि मान लो सीधी सी बात है, ए नाम का आदमी है, इसने बी नाम के आदमी से 1 लाख रुपए उधार ले रखे हैं। अब इसके पास एक प्रॉपर्टी है। अभी बोलते हैं काम करते हैं, मैं तुम्हारे नाम पे इस प्रॉपर्टी की विल बना के चले जाता हूँ कि मेरे मरने के बाद इस प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा तुमको मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा उधार और ब्याज जो भी सब चुक जाएगा। तो ये नहीं कर सकता। विल कभी भी उधार चुकाने के लिए नहीं होती। ठीक है। और फाइनेंशियल सेटलमेंट, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो होते हैं किसी व्यक्ति के, जैसे मान लो किसी का कोई पेमेंट करना है, किसी कोई पैसे देना है, मतलब उधार नहीं, कोई पेमेंट वगैरह देने का कवायद होती है, कुछ चीजें होती है, उसको भी वो विल के थ्रू नहीं कर सकता। डेट शुड बी सेटल्ड बाय द स्टेट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि सीधी सी बात है कि जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जो डेब्ट्स है, वो क्या करना चाहिए, जो प्रॉपर्टी आप जब बंटवारा करते हो, बांटते हो, उसके पहले आपको सेटल कर लेना, आपके खुद से जीते जी करना है, तो आप उसको अपने मरने के बाद नहीं छोड़ सकते। समझ गए? दिस इंक्लूड्स फ्यूनरल एक्सपेंसेस, अनपेड ड्यूज एक्सेट्रा। यानी कि फ्यूनरल का जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपका पता है विल में ऐसा रहता है कि आप प्रॉपर्टी में से हमेशा वो हिस्सा छोड़ के जाते हो, या फिर वो हिस्से का कभी बंटवारा या शेयर नहीं होता है जिसमें का खर्चा एक किसी की मैयत में हो जाता है। जैसे मान लो कोई मुस्लिम आदमी मरता है, उसकी मैयत में खर्चा होता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी जब उसके बच्चों में बढ़ती है, तो सबसे पहले उसके फ्यूनरल का एक्सपेंसेस निकाला जाता है कि उसकी मैयत में कितना खर्चा हुआ है, सबसे पहले वो निकालो, उसके बाद प्रॉपर्टी बांटो।
तो ये सब चीजें भी विल के अंदर आप इंक्लूड नहीं कर सकते। रिवोकेशन एंड चेंज ऑफ विल, रिवोकेशन ऑफ चेंज ऑफ विल कब कर सकता है आदमी? जब तक उसकी लाइफ टाइम है, जब तक वो जिंदा है। जब तक जिंदा है तब तक वो विल में जो चेंज करना चाहे कर दे, रिवोक करना चाहे तो कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमने पढ़ लिया। तो सही है, अब फ्यूनरल एक्सपेंसेस है तो उसमें ऐड नहीं कर सकते? हाँ नहीं कर सकते, विल में नहीं कर सकते, तो उसमें से खर्चे नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। हम्म मतलब विल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, हम्म उसमें आप विल में फ्यूनरल एक्सपेंसेस कभी इंक्लूड नहीं करोगे। फ्यूनरल एक्सपेंस का मतलब ये कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को आप ये बोल के प्रॉपर्टी दे दो कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी मेरी दे रहा हूँ विल के थ्रू, तुम मेरा उसका खर्चा उठाना फ्यूनरल का, तो वो गलत है। ठीक है। ठीक है, मतलब मुस्लिम लोग में मरने के बाद की भी चिंता इन लोगों ने कर रखी है कि भैया हम मर जाएंगे, तुम्हारे फ्यूनरल का जो खर्चा है वो 6 साल निकलना चाहिए। चलो, रिवोकेबिलिटी ऑफ मुस्लिम विल। अब मुस्लिम विल की जो अपन बात कर रहे हैं ना, कि जो टेस्टेटर होता है वो क्या कर सकता है अपनी लाइफ टाइम में, यानी कि जब तक वो जिंदा है तब तक प्रॉपर्टी को रिवोक कर सकता है, विल को रिवोक कर सकता है। तो कैसे करेगा? पहला अपन देख लेते हैं जनरल रूल। जनरल रूल क्या बोलता है कि देखो वसीयत जो है रिवोकेबल होती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टेस्टेटर क्या क्या कर सकता है, उसको विल के साथ उसको अल्टर कर सकता है, मतलब उसमें कुछ भी चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर सकता है, उसकी शर्तें वगैरह बदल सकता है, या फिर कंप्लीटली रिवोक, पूरी तरीके से उसको रोक सकता है कि भैया विल कैंसिल, ये भी कर सकता है। जो उसकी इच्छा हो, जो वो चूज करना चाहे कर सकता है। एज लॉन्ग एज दे आर साउंड माइंड एंड एक्टिंग वॉलंटरी, मतलब कब तक कर सकता है कि वो जिंदा तो है ही सही, लेकिन वो साउंड माइंड भी है और एक्टिंग वॉलंटरीली है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, उसकी 3 चीजें होना चाहिए, जिंदा है, साउंड माइंड और वॉलंटरी अगर कर रहा है, तो वो इस प्रॉपर्टी को रिवोक कर सकता है बाय अल्टरेशन, मॉडिफाई और कंप्लीटली रिवोक। ठीक है। सेकंड वाला, नो फॉर्मल प्रोसेस रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है कि आप ऐसा डॉक्यूमेंट बनाओगे, वैसा डॉक्यूमेंट बनाओगे, कोर्ट में जाओगे, काजी को बुलाओगे, कुछ नहीं। नो स्पेसिफिक लीगल प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर द मुस्लिम विल, इट कैन बी डन इनफॉर्मली बाय सिंपली एक्सप्रेसिंग द इंटेंशन टू रिवोक और मेकिंग अ न्यू विल दैट कॉन्ट्रडिक्ट द प्रीवियस वन। सीधी सी बात है कि आप अपनी इंटेंशन शो कर दो। इंटेंशन कैसे शो करोगे? सपोज आपने विल वाली प्रॉपर्टी को, मतलब आपने 1/3 प्रॉपर्टी को विल के थ्रू किसी व्यक्ति को नाम पे देने की बात कर दी, लिख दी, और आपने 4 दिन हुए नहीं और आपने वही 1/3 प्रॉपर्टी किसी को बेच दी। इसका मतलब क्या है कि आप ये इंटेंशन दिखा रहे हो कि आप जो विल है उसको रिवोक कर रहे हो, आप चाहते नहीं हो कि विल इफेक्टिव हो, तभी तो आपने प्रॉपर्टी बेची है। सर थोड़ा थोड़ा है इसमें लाइन में मतलब ऐसे तो आ गया समझ में, पर इसका ये जो लिखा है ये नहीं आया। देयर इज नो स्पेसिफिक लीगल प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर रिवोकिंग अ मुस्लिम विल, मतलब रिवोक करने के लिए विल को रिवोक, मुस्लिम विल को रिवोक करने के लिए कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं है, कोई भी ऐसे तामझाम वाली प्रोसेस नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा वो करना। आपको क्या करना है? इनफॉर्मली, मतलब किसी भी तरीके से, अनौपचारिक तरीके से आपको एक एक्सप्रेस करना है अपनी इंटेंशन। अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस करने का मतलब ये है कि आदमी खुद मुंह से बोल दे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा एक्ट कर दे। एक्ट करने का मतलब क्या होता है कि सपोज मान लो उसकी विल की जो प्रॉपर्टी है 1/3 वाली प्रॉपर्टी है, 1/3, ठीक है। अब 1/3 प्रॉपर्टी इसने पहले दी थी विल में, और बाद में यही प्रॉपर्टी किसी को सेल कर दी। तो सेल करने का मतलब क्या होगा? इससे पता पड़ रहा है कि इस व्यक्ति की इंटेंशन नहीं है कि ये प्रॉपर्टी विल के थ्रू किसी को मिले, ठीक है। तो इससे क्या एक्सप्रेस इंटेंशन पता पड़ती है उसकी। और मेकिंग अ न्यू विल, या तो उसने कोई सी नई विल बना दी, मतलब पहले पहले बनाई थी कि मैं जो ये 1/3 प्रॉपर्टी है ये ए नाम के आदमी को दूंगा, और बाद में 1 महीने बाद उसको समझ में आया कि नहीं यार छोड़ो, फिर बोलना कि यही वाली 1/3 प्रॉपर्टी में तो बी को दूंगा। तो इसने क्या करा है कि जो फर्स्ट वाली विल है इसको रिवोक कर दिया है नई वाली विल बना के। इम्पैक्ट रिवोकेशन, इम्पैक्ट रिवोकेशन ये मुस्लिम, देखो जब विल रिवोक्ड हो जाती है या फिर रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द रिवोक्ड विल बिकम वॉइड। सीधी की बात है कि जो भी आपने विल बनाई है उसमें आपने कुछ रिक्वेस्ट बताए होंगे, अपनी लीगेसी बताई होगी कि मेरी कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी चीज किस व्यक्ति को मिलेगी, कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए होंगे कैसे मिलेगी, क्या मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा। वो सब चीजें जैसे आप रिवोक कर दे हो विल को, वॉइड हो जाती है। मतलब कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई लीगेसी नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म और अनइन्फोर्सेबल हो जाते हैं, मतलब आप उसको कभी भी इन्फोर्स नहीं कर सकते। The state will then be distributed according to the testator's most recent valid will, or if no will exist according to the Islamic inheritance rule. Then अगर आपने मान लो आपकी पहले वाली विल को रिवोक कर दिया है तो फिर अब क्या होगा प्रॉपर्टी का? तो अगर आपने कोई नई विल बना रखी है तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, या फिर अगर आपने कोई भी विल नहीं बना रखी है तो जो इनहेरिटेंस लॉ है मुस्लिम लॉ के अंदर उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। समझ गए? सर इनहेरिटेंस रूल्स कौन से हैं मुस्लिम लॉ के अंदर? मुस्लिम लॉ के अंदर होंगे ना प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के, कि प्रॉपर्टी किसको कैसे कैसे मिलती है, पढ़ेंगे अपन आगे, होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं इसका, है इसमें। है? नहीं है, नहीं है। नहीं है तो कहीं से पढ़ लेंगे, लिख लेना इसको, ठीक है। इसको ऐसे करके लिखना,
इनहेरिटेंस राइट्स अंडर मुस्लिम लॉ। ठीक है सर। रिवोकेशन बाय द सब्सिक्वेंट विल, सीधी सी बात है, सब्सिक्वेंट विल मतलब अगर आपने कोई पहले से कोई विल चल रही है, उसके अलावा आपने उसी प्रॉपर्टी की दूसरी विल बना दी, तो पहले वाली विल अपने आप, अपने पहले वाली विल जो अपने आप रिवोक हो जाती है, अपन ने भी ऊपर पढ़ी थी। रिवोकेशन थ्रू एक्शन, रिवोकेशन थ्रू एक्शन मतलब a will may be revoked through the action that indicate tested a change in intention। पर वही देखो वो सेम चीज रिपोर्ट रिपीट हो रही है कि एक्शन अगर आपने कोई कर दिया, एक्शन में क्या क्या कर दिया कि भैया आपका चेंज इन इंटेंशन जिससे पता पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए होता है सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को आपने विल के थ्रू देने का सोचा था उसी प्रॉपर्टी को आपने सेल कर दी, तो उससे क्या पता पड़ रहा है कि आपका इंटेंशन पता पड़ रहा है कि आपका इंटेंशन अब उस प्रॉपर्टी को विल में देने का नहीं है। रिवोकेशन बाय डिस्ट्रक्शन, उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर दिया आपने, ठीक है, या तो डिस्ट्रक्ट कर दिया है या तो अपनी विल को ही डिस्ट्रक्ट कर दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया, जला दिया है। कैंसिलेशन ऑफ द फिजिकल कॉपी ऑफ द विल, यानी कि जो आपने विल बनाई थी, डॉक्यूमेंट बनाया था, उसको कैंसिल करवा दिया है, डिस्ट्रक्ट करा दिया है, तो उससे भी क्या पता पड़ता है कि आप नहीं चाहते कि वो विल इफेक्टिव हो, यानी कि वो रिवोकेशन हो जाए, ऐसा आप चाहते हो, ऐसा पता पड़ता है। ठीक है लिमिटेशन और रिवोकेशन, अब क्या क्या चीजें लिमिटेशन के अंदर आती है, मतलब क्या क्या चीजें आप रिवोक नहीं कर सकते, वो आपको देखना है। अब मुस्लिम विल इज रिवोकेबल ड्यूरिंग द टेस्टर लाइफ टाइम, यानी कि पहली कंडीशन क्या है इसकी कि टेस्टर की जो लाइफ टाइम है तब तक ही वो विल को रिवोक कर सकते हैं। वंस द टेस्टर पासेस अवे, यानी कि एक बार टेस्टर का बाईपास हो जाता है, यानी कि वो निपट जाता है, द विल कैन नॉट बी चेंज, उसके बाद वो विल में आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, द विल बिकम इररिवोकेबल अपॉन टेस्टेड डेट, यानी कि वही दो सेम बात होगी कि जब मान लो टेस्टेड की डेट हो जाएगी तो विल इररिवोकेबल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब इररिवोकेबल मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, खत्म तो नहीं होगी। समझ गए? यस सर। अब कंपैरिजन बिटवीन अल्टरनेटिव कंडीशन एंड कंटीजेंट एंड कंडीशनल बिक्वेस्ट, ये जो अपन को बिक्वेस्ट का पढ़ना था तीनों का, वो अपन देख लेते हैं क्या क्या है। अल्टरनेट बिक्वेस्ट, पहला वाला अल्टरनेट बिक्वेस्ट क्या होता है, बिक्वेस्ट दैट नेम्स एज अ सेकंड बेनिफिशियरी टू इनहेरिटेंस इफ द फर्स्ट वन कैन नॉट। ये सीधी बात है कि ए नाम का आदमी है, उसने एक विल बनाई, उसने बोला कि मेरी जो प्रॉपर्टी है ये बी नाम के आदमी को मिलेगी, लेकिन उसने बोला कि अगर मान लो मेरे मरने के बाद तक बी भी नहीं रहा, बी भी मर गया या फिर वो कहीं गायब हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सी को मिल जाएगी। उसने क्या कहा, एक अल्टरनेटिव डाल दिया कि अगर बी जिंदा रहा तो बी को तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर बी नहीं रहा तो फिर सी को मिल जाएगी। समझ गए? कंडीशन क्या है इसकी, टेक्स इफेक्ट इफ द प्राइमरी बेनिफिशियरी इज अनेबल टू इनहेरिटेंस, यानी कि जो पहला वाला प्राइमरी बेनिफिशियरी, जो फर्स्ट वाला बेनिफिशियरी था, वो जब अनेबल हो जाए इनहेरिटेंस के लिए, मतलब उसको जब प्रॉपर्टी मिलने के लिए वो अनेबल हो जाए, उसको नहीं मिल सकती है, तो फिर जो दूसरा वाला है उसको मिल जाएगी। समझ गए? की फीचर क्या है इसका, प्रोवाइड अल्टरनेटिव बेनिफिशियरी इन द केस ऑफ द फर्स्ट बेनिफिशियरी कैन नॉट इनहेरिटेंस, वही की फीचर है, तो ये पहला वाला बेनिफिशियरी जब इनहेरिटेंस नहीं कर पाता है उसके लिए अपन को अल्टरनेट बेनिफिशियरी मिल जाता है कि उस प्रॉपर्टी का कुछ तो हो। एग्जांपल, आई रिक्वेस्ट माय एस्टेट टू माय सन, मतलब सर की फीचर क्या था, मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को देता हूं सर क्या इफ द की फीचर क्या था, की फीचर ये है ना, अल्टरनेट बेनिफिशियरी मिल जाता है इफ द फर्स्ट बेनिफिशियरी कैन नॉट इनहेरिटेंस, यही चीज यहाँ पे लिखी है कि प्राइमरी बेनिफिशियरी इज अनेबल टू इनहेरिटेंस, यही लाइन इसमें यहाँ लिखी है। ठीक है ना, आई रिक्वेस्ट माय एस्टेट टू माय सन, मैं मेरे सन को, मेरे बेटे को मेरी प्रॉपर्टी विल के थ्रू देता हूँ, ऐसा इसने बोला कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरी प्रॉपर्टी सन को मिलेगी, बट इफ ही प्रेडिसेसेस मी, यानी कि अगर वो मेरे पहले मर गया तो फिर मेरे बाद वो प्रॉपर्टी डॉटर को मिल जाएगी। समझ गए? यस सर। मतलब सेम जैसे ए है तो ये जो बी है वो ए का सन है और सी जो है वो बी की डॉटर है, तो उसने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी बी को मिलेगी एज अ विल, लेकिन अगर मेरे जीते जी अगर बी मर गया तो फिर मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, सी को मिलेगी। समझ गए? यानी कि डॉटर को मिलेगी। इसके बाद कंटीजेंट बिक्वेस्ट डिपेंड ऑन द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट और कंडीशन, सीधी सी बात है, कंटीजेंट का वर्ड अपन को पता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है अपन ने, प्रॉपर्टी लॉ में पढ़ा, सब में पढ़ा है। कंटीजेंट का मतलब होता है कोई भी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट या फ्यूचर अनसर्टेन कंडीशन के बाद होने वाली चीज, यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 2 दिन बाद 2 दिन बीत हुए, 2 दिन के बाद अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, मतलब अगर तुम घर नहीं आओगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, तो अब अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या कंटीजेंट है, इस कंडीशन पे कि तुम्हारे घर आने पे, अगर तुम मेरे घर आओगे तो ही अपना कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
सेम चीज विल के साथ भी होती है। द बिक्वेस्ट विल टेक इफेक्ट ओनली आफ्टर अ सर्टेन इवेंट हैपेंस, यानी कि उन्होंने विल बना दी है, लेकिन विल बनाने के बाद उन्होंने कुछ अनसर्टेन इवेंट डाल दिया। जैसे कि एग्जांपल पहले पढ़ लो, आई बिक्वेस्ट माई हाउस टू माई नेफ्यू इफ ही ग्रेजुएट्स फ्रॉम द कॉलेज विद इन 5 years, यानी कि मैं वो बोल रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद मेरे भतीजों को मिलेगी। कब? अगर वो कॉलेज पास कर लेता है 5 साल के अंदर अंदर। तो समझ गया? मतलब अगर वो कॉलेज पास नहीं कर पाया 5 साल के अंदर अंदर तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी मरने के बाद। ठीक है। की फीचर क्या है? की फीचर यही है कि जो इनहेरिटेंस होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी मिलने का जो राइट होता है वो एक स्पेसिफिक और अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। कंडीशन क्या है? कंडीशनल बिक्वेस्ट क्या होता है? बिक्वेस्ट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन बीइंग फुलफिल्ड, यानी कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल होगी तभी होगा। जैसे कंडीशन और कंटीजेंट जो है ना, दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि कंडीशन फुलफिल करना मतलब फ्यूचर में कोई चीज को आप कंप्लीट करोगे तभी होगा। बस कंटीजेंट में ये होता है कि कोई इवेंट होता है, अब वो किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड भी करता है, किसी व्यक्ति के एक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो कंडीशन होती है वो हमेशा किसी व्यक्ति के एक्ट पर डिपेंड करती है। मतलब मैंने अगर बोला कि ऐसा ऐसा होगा तो अपन ऐसा कर लेंगे, मतलब मैंने अगर तुम्हें बोला कि अगर 2 दिन बाद पानी नहीं गिरेगा तो अपन क्रिकेट खेलने चलेंगे, ये कंटीजेंट है। लेकिन मैंने बोला कि अगर तुम ऐसा करोगे तो अपन ऐसा करेंगे, मतलब मैंने तुम्हारे ऊपर कंडीशन डाउट की। इसमें कोई अनसर्टेन इवेंट नहीं है, अगर तुम्हारी इच्छा तुम करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। समझ गए? ठीक है। अब रिक्वेस्ट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन बीइंग फुलफिल्ड, ठीक है, कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी रिक्वेस्ट होगा। रिक्वेस्ट विल बी वैलिड ओनली द स्पेसिफिक कंडीशन मेट, लाइक एग्जांपल मैरिज, ठीक है। इनहेरिटेंस इज एदर ग्रांटेड और डिनाइड बेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द स्टेटेड कंडीशन, यानी कि रिक्वेस्ट में या तो उसको ग्रांट हो जाएगी या डिनाई हो जाएगी अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं होती है उसके आधार पर। एग्जांपल, आई लीव माय प्रॉपर्टी टू माय ब्रदर प्रोवाइडेड ही मैरिज विद इन 2 years, अगर मेरे ब्रदर ने 2 साल के अंदर अंदर शादी कर ली तो मेरी प्रॉपर्टी में मेरे मरने के बाद मेरे भाई को मिल जाएगी। यानी कि 2 साल के अंदर अंदर शादी नहीं करी तो नहीं मिलेगी। ठीक है। ठीक है साहब, समझ गए? हाँ। कितना टाइम हो गया अपने को? बहुत टाइम हो गया है, 2 घंटे हो गए बता। सुबह 7 बजे से पढ़ रहे हैं हमारे। 7 बजे से? हाँ मतलब चलो। केस है फिरोज शाह वर्सेस मुस्त ज़ैनब बेगम। मिस्ट क्या होता है पता नहीं। इन दिस केस जो टेस्टेटर फिरोज शाह है, एक फिरोज शाह आदमी है, उसने एक विल बनाई। उसने क्या करा कि पोर्शन ऑफ इस प्रॉपर्टी, यानी कि एक प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है बिक्वेस्ट करा टू द नॉन हायर, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को करा जो कि उसका हायर नहीं था। हाउएवर द टोटल बिक्वेस्ट एक्सीड द प्रिंसिपल 1/3 स्टेट। उसने जो विल बनाई है वो कितना 1/3 से ज्यादा की थी, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ, ठीक है। आफ्टर फिरोज शाह डेथ, जब फिरोज शाह की डेथ हो गई, इस लीगल हायर्स चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द विल। उसके लीगल हायर्स ने बोला कि देखो ये विल गलत है, क्यों? क्योंकि ये 1/3 से ज्यादा बना दी इसने हमारी परमिशन के। नहीं आया समझ सर, नहीं आया समझ, इनवैलिड है, नहीं आया। अरे मैं बता दूंगा तेरे को, सिंपल सा है, समझो। ये है फिरोज, इसके बाद एक प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा जो है इसने एक व्यक्ति को, जो कि इसके लीगल हायर्स कौन है? इसके लीगल हायर्स है ए बी सी। अब इसने एक तीसरा ही आदमी है जो इसका हायर नहीं है, डी नाम का, उसको उसकी 1/3 प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी विल के थ्रू, लेकिन उसने 1/3 प्रॉपर्टी से ज्यादा कर दी, इतनी प्रॉपर्टी कर दी। समझ गए? वो मर गया। अब उसके मरने के बाद जो उसके लीगल हायर्स है उसने कोर्ट में केस कर दिया कि देखो भैया इसको तो बोला था कि 1/3 प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर सकते हो, 1/3 से ज्यादा कैसे कर दी? तो ये विल जो है इसकी इनवैलिड है। समझ गए? बस ये है। अब इशू क्या था? सेंट्रल इशू ये था मुस्लिम क्रिएटर कैन बिक्वेट मोर देन 1/3 ऑफ देयर प्रॉपर्टी बट एनी बिक्वेट। अब इशू यही आया कि क्या कोई मुस्लिम 1/3 प्रॉपर्टी से एक्सीड किसी नॉन हायर को, नॉन हायर मतलब जो कि उसका वारिस नहीं है, उसको विल के थ्रू ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द लीगल हायर्स? ये क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन इन्होंने डिसाइड कर दिया जजमेंट में। क्या है? द कोर्ट रूल्ड दैट a bequest exceeding 1/3 of the estate was invalid as the testator had not obtained the consent of the heir. The court upheld the principle of 1/3 rule in Islamic inheritance law, which protect the right of the heir by limiting the portion of the estate that can be freely bequeathed without their approval. इन्होंने यही बोला कि देखो भैया ऐसा है
केयर अपने 1/3 से ज्यादा एक्सीड करके अगर बिना कंसेंट के प्रॉपर्टी बेची है, सॉरी विल के थ्रू दी है, तो वो क्या है, इनवैलिड रहेगी। क्योंकि 1/3 रूल जो है इस्लामिक लॉ, इनहेरिटेंस लॉ में, वो लीगल आयर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा बस। कंक्लूजन, इन कंक्लूजिंग अंडर द मुस्लिम लॉ अ वैलिड विल रिक्वायर द टेस्टर टू हैव अ साउंड माइंड। सीधी बात है, मेजॉरिटी एज एंड वॉलंटरी, मतलब मुस्लिम लॉ में अगर कोई व्यक्ति विल के साथ प्रॉपर्टी देना चाहता है तो उसको साउंड माइंड होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, मेजॉरिटी एज का होना चाहिए और जिंदा होना चाहिए। द प्रॉपर्टी इक्विटेड मस्ट बी लॉफुल, जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। लीगलिटी मस्ट बी केपेबल ऑफ इनहेरिटिंग, यानी कि जो लीगलिटी है जिसको आप दे रहे हो वो भी इन सॉरी लॉफुली क्या होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन सिंपल सी है, 1/3 प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं दे सकते विदाउट कंसर्न ऑफ द लीगल आयर्स। मुस्लिम विल इज रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, लाइक जब तक जिंदा है तब तक रिवोक कर सकता है। इररिवोकेबल अपॉन द डेथ, मृत्यु के बाद रिवोकेबल हो जाती है, रिवोक नहीं कर सकते। द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट कंटीजेंट कंडीशन रिक्वेस्ट लाइज इन टर्म्स, यानी कि जिस तरह की आप टर्म्स एंड कंडीशन डालोगे किसी भी एक विल में, उससे पता पड़ता है कि वो अल्टरनेट है, कंडीशनल है, कंटीजेंट है। मतलब अगर जो कंडीशन आपकी विल में होगी उसके हिसाब से डिसाइड होगी। सपोज मान लिया आपने अल्टरनेट वेडिंग बना रखी, तो आपने अगर विल में लिखा है कि ए को मिलेगी, अगर ए नहीं बचा तो बी को मिलेगी, तो ये आपने अल्टरनेट वाली है, तो मतलब कोई भी विल कौन सी है, कैसी है, क्या है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन से पता पड़ जाएगी। समझ गए? यस सर। बस ये हो गया आपका। हिबा भी पढ़ ले, हिबा क्या है? वो बताएंगे अभी, यही तो बात है। हिबा गिफ्ट है? हिबा हिबा हाँ सब पढ़ना है पढ़, कि ब्रेक लेना है? पढ़ लो, पढ़ा दो, हैं? पढ़ा दो। मतलब ब्रेक तो नहीं लेना है, 5-10 मिनट का बता दे।